So in the previous lecture, we talked about the definition of epic. और हमने समझा कि एपिक के क्या फीचर्स हैं, इंडियन क्लासिकल एपिक्स और यूरोपियन क्लासिकल एपिक्स को हमने कंपेयर किया लास्ट लेक्चर में. और नाउ वी मूव अहेड और हम जो कुछ फीचर्स जिनकी हम बात कर रहे थे, 5 कुछ पॉइंट्स हमने बनाए थे अभी तक, राइट, जिसमें हमने बात की थी कि जो एपिक है वो क्या डिपिक्ट करता है, क्या शो करता है एपिक में, ना, वो ब्रेव जो एक्शंस हैं किसी एक्सेप्शनल ह्यूमन बीइंग के, या किसी लार्ज स्केल पे इसकी सेटिंग है. एपिक जो है बहुत डिटेल्ड में डिस्क्रिप्शन है. और हमने कहा कि कुछ ऐसे ब्रेव हीरोइक आइडियल्स, आदर्श जो एपिक के थ्रू जो पोएट है वो एक्सप्रेस करता है, जो कन्वे करता है मैसेज, जैसे कि करेज, ऑनर, सेक्रीफाइस, पेट्रियोटिज्म, काइंडनेस. और जब हम ऐसी चीज़ें देखते हैं किसी लिटरेरी वर्क में, तो हमें उस समय के सोशल और कल्चरल जो स्ट्रक्चर, जो सिस्टम्स हैं, उनकी भी समझ आती है. और हम ये भी हमने कंक्लूड किया था कि जो एपिक पोएट है उनमें एक इमेजिनेटिव पावर होती है, और वो भी आम नहीं, बहुत हाई लेवल की, क्योंकि उनकी अपनी एक पोएटिक इंस्पिरेशन है. वो जिनको इन्वोक करते हैं, जो देवी, जो देवता, जो म्यूज, जो डिवाइन पावर को वो संबोधित करते हैं, सो वो ब्लेस्ड हैं जो वो इतना इमेजिनेशन को यूज करते हैं. एपिक पोएट्स बाकी के यानर के जो राइटर्स हैं उनसे इसीलिए डिफरेंट हैं, क्योंकि उनके पास एक ऐसी अवेयरनेस है, एक ऐसी चेतना है जो बहुत ही हाई लेवल पे वर्क करती है. दैट कॉन्शियसनेस, किस चीज की अवेकन अवेयरनेस है, उस पर्टिकुलर टेक्निक की. एपिक लिखना, जो एपिक लिखने की तकनीक है ना, उसके बारे में उनको बहुत समझ होती है. एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हमने जब अभिज्ञान शकुंतलम का जिक्र किया था, कालिदास के वर्क्स की जब हम बात कर रहे थे, और इन जनरल हम ड्रामा के फीचर्स की बात कर रहे थे, तो हमने कहा यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ टाइम, ऐसे यूनिटी ऑफ प्लेस का जिक्र किया था इन द इनिशियल लेक्चर्स. एपिक में यूनिटी ऑफ एक्शन होता है, जो आज सुबह भी अंशु मॉर्निंग की क्लास में पूछ रहे थे कि मैम सिंगल एक्शन क्या है, सब्जेक्ट जो है सिंगल सब्जेक्ट किसी एपिक का. क्योंकि जो एपिक होता है उसमें स्टोरी जो है, चाहे उसमें बहुत सारी स्टोरीज हो, वो कहाँ पे उनका एक पाइवट, उनका एक सेंट्रल जो पॉइंट है वो क्या होता है, एक सिंगल एक्शन. और वो जो भी एक्शन उसमें दिखाया जाता है वो या तो गॉड, इंटरवेंशन ऑफ गॉड, सुपर पावर, सुप्रीम पावर से डायरेक्टेड होता है, प्रभावित होता है. अब हमने सुबह वो बात कर रहे थे रामायण और महाभारत एपिक्स की, और हमने कहा कि वहां पे यूनिटी ऑफ एक्शन तो है. क्या है वहां पे यूनिटी ऑफ सिंगल एक्शन? क्या है? धर्म को स्थापित करना. और धर्म को स्थापित कैसे करना है? बाय डिफीटिंग इवल एंड बाय द विक्ट्री ऑफ द गुड. ये वो एक्शन है जिसको शो करने के लिए, डिपिक्ट करने के लिए जो पोएट है, जो राइटर है, वो एक यूनिटी ऑफ एक्शन क्रिएट करता है, और उसी के आसपास फिर सारी जो सेटिंग है उस एपिक की वो कंपोज की जाती है. वहाँ जब हम ग्रीक टेक्स्ट्स की बात कर रहे हैं, ग्रीक लिटरेचर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अरिस्टोटल का एक जिक्र होना ज़रूरी है. अरिस्टोटल, जिसको हिंदी में अरस्तु कहते हैं, अरिस्टोटल वो स्कॉलर थे, वो फिलोसोफर थे, वो साइंटिस्ट थे, यूनान देश के ग्रीक फिलोसोफर थे, जिन्होंने काफ़ी डिटेल में अपने आइडियाज़ शेयर किए हैं. उन्होंने पोएटिक्स नाम की बुक में प्रिंसिपल्स
लिखे हैं, सिद्धांत लिखे हैं किसी भी ड्रामेटिक कंस्ट्रक्शन के। जैसे हम नाट्य शास्त्र को पढ़ रहे हैं, नाट्य शास्त्र में कविताओं के बारे में भी लिखा है, ड्रामा के बारे में लिखा है। अरिस्टोटल ने ड्रामेटिक कंस्ट्रक्शन कि कैसे एक ड्रामा जो है वो परफेक्ट बनता है, तो उन्होंने कहा वो तब बनता है जब उसमें 3 यूनिटीज हैं, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस। इसको मैंने ड्रामा को पढ़ाते समय बड़े डिटेल में आपको बताया था। एपिक के अंदर एक यूनिटी पक्का होती है और वो है यूनिटी ऑफ एक्शन। नाउ वी सी, जब हम समरी करेंगे ओडिसी की तब भी हम समझेंगे कि कैसे इसमें देयर इज वन एक्शन, देयर इज यूनिटी ऑफ एक्शन, राइट। और उसके बाद जैसे जब हमने ड्रामा को इंट्रोड्यूस किया था तो हमने कहा था ड्रामा में जो स्टोरी है जब वो इंटरकनेक्टेड हो जाती है, इट बिकम्स द प्लॉट ऑफ द ड्रामा। तो प्लॉट में आगे प्लॉट होते हैं, मतलब उसके आगे ब्रांचेस कहानियों की, वो सब प्लॉट्स बन जाते हैं, राइट। कहानी जो है वो मेन होती है, उसके बाद एक एक्शन पे स्टोरी है। जैसे कि ओडिसी में ओडिसियस की जो रिटर्न जर्नी है ट्रोजन वॉर के बाद, उसके ऊपर ये एपिक लिखा गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि टेलीमैकस जो उनके बेटे हैं उनके स्ट्रगल को नहीं बयां किया गया। आप हैरान होंगे कि पहली 4 जो बुक्स हैं इस एपिक की, ओडिसी की, जो हमें सिलेबस में है, उसमें ओडिसी जो प्रोटैगनिस्ट हैं उनका अपीयरेंस भी नहीं है। 5वीं बुक में वो अपीयर होते हैं। सो द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि जो जिक्र होता है जो प्रोटैगनिस्ट का, वो उसके जो एक्शंस हैं उसी पे आसपास, स्टोरी भी उसी के आसपास रिवॉल्व करती है। And then we have the point about epic is that it always has theme, it always has the subject. जो मैंने अभी कहा यूनिटी ऑफ एक्शन की बात जैसे मैंने कही, तो जो ये ऐसा तो नहीं हो सकता that we are talking about some सिंगल एक्शन, वी आर टॉकिंग अबाउट कि ये मेन प्रोटैगनिस्ट की स्टोरी है, ये बिना थीम बिना सब्जेक्ट के नहीं हो सकती ना। तो वी हैव डेफिनेटली थीम्स, कंसर्न्स ऑफ द पोएट, और जो एपिक होता है जब इट बिगिंस, ये हमेशा उस थीम, उस स्टोरी के सब्जेक्ट को स्टेट किया जाता है एपिक की शुरुआत में। मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है, this is a very famous example. Paradise Lost is a very famous example of epics written in English. वो भी अपनी एपिक की शुरुआत में बिल्कुल ओपनिंग लाइंस में वो कहते हैं कि मैं ये लिख रहा हूँ just to justify the ways of God to men. I want to say that neither God is unjust. ठीक है, जो भी परमात्मा गॉड करते हैं, इट इज डन, इट इज जस्टिफाइबल, और मैं वही जस्टिफाई करना चाहता हूँ टू द पीपल। वी हैव मेनी राइटर्स, होमर उनमें से एक है, और होमर क्योंकि इनिशियल राइटर्स हैं, एपिक पोएट हैं, उनका जो एक होल्ड है, जिस तरीके से पीपल हैव बीन फॉलोइंग हिम, जैसे कालिदास को एक बिगिनर माना जाता है जिन्होंने उस पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ राइटिंग को एक शेप दिया, तो होमर भी उनमें से एक है। ठीक है, वो भी अपने सब्जेक्ट को, अपने एपिक के सब्जेक्ट को, थीम को इलस्ट्रेट करते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ द एपिक इटसेल्फ। और जैसे मैंने कहा कि एक संबोधित किया जाता है एपिक में, जिसको अंग्रेजी में इन्वोकेशन कहते हैं, एड्रेस किए कहते हैं। और किसको संबोधित किया जाता है, किसको एड्रेस किया जाता है, द सुपर पावर। लिटरेचर में उसको म्यूज का नाम दिया जाता है। जैसे हमारे सरस्वती देवी हैं, भगवान गणेश हैं, हम ये वो देवी देवता हैं जिनको हम एड्रेस करते हैं व्हेन वी बिगिन समथिंग न्यू, राइट। वैसे ही अंग्रेजी में एक शब्द होता है म्यूज, MUSE। ये सारे ये बिलीफ हैं कि जो म्यूजेस होती हैं ना, ये कला की म्यूज होती है, राइटिंग की म्यूज है, ये गॉडेसेस जो हैं ये ब्लेस करती हैं राइटर को, पोएट्स को। तो इसीलिए जब भी वो एपिक्स लिखते हैं तो उनमें सबसे पहले वो किसी
सुपर पावर को इन्वोक करते हैं। क्यों करते हैं वो इन्वोक? क्योंकि वो उनसे प्रेरणा, दैविक डिवाइन प्रेरणा वो चाहते हैं, ताकि वो इतनी लेंदी स्टोरी, एपिक कोई 24 किताबों को, इट्स इम्पॉसिबल टू थिंक कि इतनी लेंदी स्टोरी जो है उसको फॉर्म किया जा सकता है, लेकिन वो एक डिवाइन इंस्पिरेशन को वो करते हैं सब, जिससे कि वो इतनी लेंदी स्टोरी को नरेट कर पाते हैं। ये एक दो जो ऐसे पॉइंट्स है ना, आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। यू हैव टू मेंशन कि एपिक जो है वहाँ पे एपिक की बिगिनिंग में सम म्यूज इज इन्वोक्ड, या द पोएट्स इन्वोक म्यूज इन द बिगिनिंग ऑफ एपिक। और जो बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रेट है एक एपिक का, एक महाकाव्य का, वो ये है कि ये जब भी शुरू होता है ना, जहां से एपिक शुरू होता है, वो बिगिनिंग नहीं होती, वो कहानी का मध्य होता है, मिडल ऑफ द स्टोरी, जिसको एक बड़ा बड़ा ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है, इसको आपने लर्न करना है। इस फ्रेज का नाम होता है मीडिया रेस। अंग्रेजी का फ्रेज नहीं है ये, MEDIA मिडल से है, RES मीडिया रेस होता है कहानी के मध्य से। तो जो एपिक है, जो महाकाव्य है, वो कहाँ से बिगिन होता है? पूरी स्टोरी का जो मिडल होता है। जब हम चाहे इलियाड की बात करें, चाहे हम ओडिसी की बात करें, तो ये वो एपिक्स हैं जो मिडल से बिगिन होते हैं, और फिर वो थोड़ा कहानी आगे जाती है। जैसे ही वो फॉरवर्ड जाती है, फिर वो कहानी पुरानी, मतलब जैसे मूवीज में होता है ना, फ्लैशबैक होता है, तो पुराने जो इवेंट्स हो चुके हैं उनको फ्लैशबैक्स में दिखाया जाता है। तो ये भी इसके बड़े इंपॉर्टेंट फीचर हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि जो एपिक है, इट हैज दैट, इट बिगिंस विद द मिडल ऑफ स्टोरी। एक और जिक्र जो हम उधर भी देखते थे, अभिज्ञान शकुंतलम एज अ ड्रामा, हमने जब स्टोरी देखी तो हमने देखा कि शकुंतला के पास एक डिवाइन लाइट आती है, और सम फॉर्म, और वो लाइट एक आकृति का रूप ले लेती हैं। इसको हम आम भाषा में क्या कहेंगे? सुपरनैचुरल कुछ होता है जो जो इस भौतिक संसार का नहीं है, समथिंग दैट डज नॉट बिलोंग टू दिस प्लेस, तो उसको अंग्रेजी में सुपरनैचुरल कहते हैं। तो एपिक्स में भी, ड्रामा में तो यूज होते ही थे, एपिक्स में भी सुपरनैचुरल एलिमेंट्स का यूज करते थे। देयर इज दिस इंटरवेंशन ऑफ दीज एलिमेंट्स। और जब देखो, अगर हम इतना अभी तक हमने एपिक्स को डिस्कस किया, और हम बार बार कह रहे हैं कि एपिक्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो चीज ऑर्डिनरी, जो इंसान ऑर्डिनरी नहीं है, उनकी ब्रेवरी, उनके करेज को एक्सप्लोर किया जाता है, शो किया जाता है। दैट मीन्स एपिक्स हमारे आगे क्या प्रेजेंट कर रहे हैं? ब्रेवरी, वेलर। वो हमें शो कर रहे हैं कि एक ह्यूमन बीइंग जो होता है ना, वो भी सुपर ह्यूमन हो सकता है। उसके अंदर जो करेज है उसको सुपर ह्यूमन बनाता है। ठीक है? और ये कब होता है? जब वो ह्यूमन बीइंग्स सुपरनैचुरल फोर्सेस को फेस करते हैं, जैसे कि गॉड्स। हमने वो यक्ष एक कैरेक्टर देखे थे अभिज्ञान शकुंतलम में। ये जो देवी देवता हैं, जो एंजल्स, वी कॉल दैट अप्सराएं, डेमन्स, ये सब जो हैं, ये कैरेक्टर्स ह्यूमन जो अफेयर्स हैं, एक्शंस हैं, उनमें उनका हस्तक्षेप है। ग्रीक एपिक्स में भी भरे हुए हैं ग्रीक एपिक्स भी इसी इसी सुपरनैचुरल एलिमेंट्स के एडिशन से। कैसे जो ये जो फोर्सेस हैं, सुपरनैचुरल जो फोर्सेस हैं, वो ही फेट को डिटरमिन कर देती हैं। कई बार ह्यूमन बीइंग्स हेल्पलेस हो जाते हैं। So that this is also another important element of epics. और बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें हाई लेवल ऑफ स्पीच है, हाई एक्सप्रेशन ऐसा है कि जब उसमें मैंने दो चीजें बताई थी लास्ट लेक्चर में, कि जो एपिक है ना, वो मेमोरी को यूज करते हुए भी एपिक सुन जाते थे पहले, उसमें म्यूजिकल एलिमेंट ज्यादा रख के। और काव्य जो है वो
ओरली सुनाए जाते थे, लेकिन जो हम सिलेबस में पढ़ रहे हैं ओडिसी जो है ये रिटन फॉर्म में ओरिजिनली लिखा गया था। तो डेफिनेटली जब ऐसा पोएट ऐसा टॉपिक ऐसे एस्पेक्ट को चुनते हैं तो वो क्या करते हैं, उनका मकसद होता है कि वो अपनी समझ से उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को ऑडियंस के सामने रखना चाहते हैं, ऑडियंस रीडर्स, और उसको म्यूजिक के साथ रिसाइट किया जाता है। और ये एक ढंग है कि पोएट अपने वे से, जो ये सब हमारे एंसेस्टर है ना, उनको एक अपनी अपनी ट्रिब्यूट अपने वे में उनको याद कर रहे हैं। सो दीज आर जस्ट वेज of approaching the ancestors. Great. the the way we applaud Kalidas कि वो जीनियस है संस्कृत लिटरेचर में, तो वैसे ही होमर का जो ये टेक्स्ट दोनों इलियाड और ओडिसी, ये भी एक्सप्रेशन है ग्रीक जीनियस में। आई वुड से डेफिनेटली जो होमर है वो भी एक जीनियस है, क्योंकि वो भी हमारे सामने क्या दिखा रहे हैं, और इसी के इस महाकाव्य के जरिए वो बता रहे हैं कि जो ह्यूमन स्पिरिट है ना, हम में कितना मर्जी करेज हो, रेजिलियंस हो, हर चीज को हम एनकाउंटर करते हैं, लेकिन फिर भी जो डिविनिटी है, जो दैविक शक्ति है, उसके सामने हम वी आर हेल्पलेस, और हमारे सामने जो फेट है, किस्मत है, वो भी बहुत पावरफुल हो जाती है। क्योंकि ग्रीक्स जो है, जैसे इंडियंस जो क्लासिकल थॉट है वो मानती है कर्म थियोरी में बहुत, वैसे ही जो ग्रीक्स हैं वो किस्मत, फेट, डेस्टिनी में बहुत विश्वास रखते हैं। सो वील टॉक अबाउट इन डिटेल जब हम आगे जिक्र करेंगे, जब हम डिटेल पढ़ेंगे दिस ओडिसी। आज तो हमारा मकसद, मेरी कोशिश वो है कि हम एपिक्स को समझें क्या है। अभी वो हमने उनकी फीचर्स को डिटेल में कर लिया है। Now we will talk about all the aspects that are related to classic word। जब हमने फर्स्ट पेपर को इंट्रोड्यूस किया था, हमने तब भी क्लासिकल वर्ड को, टर्म को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी। उसी के साथ जुड़ा हुआ हम आज फिर उसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे सेकंड पेपर का जो एपिक का टॉपिक है उससे जुड़ा हुआ। So I'll begin the part of the word called classic। मैंने कहा कि क्लासिक उन लिटरेरी वर्क्स को हम जब जिक्र करते हैं, या कोई ऐसा सिनेमा का वर्क है, अगर हम उसको लिटरेचर में, क्लासिक वर्ड को लिटरेचर में देखें, तो वो ऐसा काम है जो प्राचीनता से जुड़ा है। ठीक है, अब प्राचीनता से मतलब समथिंग दैट इज एंटीक, बहुत पुरानी, है ना। तो बहुत पुराना क्या है, जैसे कि ग्रीस सिविलाइजेशन, जैसे कि रोमन सिविलाइजेशन जो पुरानी है ना। तो जब भी हम उनकी बात करते हैं पुराना जो एंशियंट ग्रीस और एंशियंट रोमन है, बिकॉज नाउ वी आर लिमिटेड टू यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर। बाद की जो सिविलाइजेशन है बहुत बाद में आई है वो तो ना, इंग्लिश, अमेरिकन। अभी जब हम एंशियंट क्लासिकल वर्क की बात करते हैं तो संस्कृत लिटरेचर इंडिया में है और इधर ग्रीस और रोमन है। रामायण और महाभारत ऐसे महाकाव्य हैं जो जो रिलेट कर पा रहे हैं हम इतने 100 सालों बाद भी, क्योंकि वो एक ऐसा आदर्श हमारे आगे रखते हैं, एक ऐसा वैल्यू जहाँ में जहाँ पे ह्यूमनिज्म को, जहाँ पे गुडनेस को, जो एक जो जो वैल्यूज हैं उनको इस्टेब्लिश करते हैं ये महाकाव्य। अब महाभारत तो एक ऐसा टेक्स्ट बन गया है जो हमें समझाते हैं कि वॉर और पीस में कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। हम जो
हम मतलब व्हेन वी टॉक, ऑल ऑफ अस टॉक इन 21st सेंचुरी, हमारे सामने कितनी चीजें हैं जो 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 रिलेटेबल बनती हैं जब हम ऐसे क्लासिकल टेक्स्ट को पढ़ते हैं, और बीसी हमारे रोज की जो कॉमन प्रेडिकामेंट है, हमारी सिचुएशन है, उसमें हम बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस को फेस करते हैं। ऑल ऑफ अस, हमारा ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है माइंड का, हमारी परसेप्शन, हमारा दृष्टिकोण, कि वो ऐसे क्लासिकल वर्क्स को पढ़कर शेप उसमें चेंज होती है। तो जब हम किसी भी क्लासिकल बुक को पढ़ते हैं, पहली बात जो हमारे जहन में उस क्लासिकल बुक को पढ़ के आती है वो ये है कि इंसान, मनुष्य हमेशा से स्ट्रगल करता आया है। किसके खिलाफ? हर उस चीज के खिलाफ जो ह्यूमन नहीं है, जो इनह्यूमेन है, उसके खिलाफ हमेशा से संघर्ष रहा है। और इंसान ने हमेशा क्या कोशिश की है? नैतिकता का ऑर्डर इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है, मॉरल ऑर्डर को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। और जितनी मर्जी उसको मुसीबतें झेलनी पड़े, वो कलामिटी, अपहीवल सहना पड़े, उसके बाद रेस्टोरेशन अच्छाई की जरूर होती है। सो दिस थीम जो हमने रामायण और महाभारत में बार बार जिक्र किया है, विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल, ये हर क्लासिकल जो वर्क है उसमें ये और ज्यादा अच्छे से इलस्ट्रेट होता है। जब हम क्लासिक्स को पढ़ते हैं तो हम क्या समझते हैं, हम सब स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स, लर्नर्स ऑफ लिटरेचर, कि देयर इज दिस वैल्यू, बहुत बहुत वैल्यू है ऑर्डर की, हार्मनी की और ब्यूटी की। जब हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, वी मीन दैट एवरीथिंग दैट इज ट्रू will bring harmony, everything that is true will add to beauty, और everything that is true will bring order in the society। क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ही ये तीनों चीजें हैं। ऑर्डर है, डिसिप्लिन है, दैट इज एसेंशियल। आप खुद सोचिए, बिना डिसिप्लिन के तो देयर विल बी नो 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 सिविलाइजेशन। तो हम, जब हम एपिक्स की बात कर रहे हैं, हम इन सब चीज़ों को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि क्लासिकल वर्क जो है उनका ये फंक्शन होता है कि आप अपनी जो नॉर्मल लाइफ है ना, आप उसको एक अलग लेवल पे जाके समझते हैं जब आप एक एपिक पढ़ते हैं। क्योंकि एपिक में तो हर सब कुछ ही हायर लेवल पे एग्जॉल्टेशन में बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। तो वो मंडेन, वो आम लाइफ से तो परे है बिल्कुल। और हम क्या कर रहे हैं जब हम एपिक पढ़ रहे हैं? हम ओडिसी जैसे लोगों के साथ, हम ऐसी सोच के साथ जाकर उनको फेस करते हैं। हम एनकाउंटर करते हैं ग्रेटनेस जब हम एपिक्स पढ़ते हैं। और जो सबसे बहुत इंस्पायरिंग चीज है वो है, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक ये सारे एपिक्स रीच, ट्रेवल करते हुए जाते हैं। हमारा जो एक रिकॉर्ड होता है जिसको कैनन कहते हैं, CANON, कैनन वो सारा हिस्ट्री का रिकॉर्ड है जहाँ पे बहुत कमाल के क्लासिकल वर्क्स को रिकॉर्ड में रखा जाता है। तो ये हमारे जो कैनन्स हैं, ये हमें बताते हैं कि देखो हमारी कितनी प्राइड से भरी हुई हिस्ट्री है, और कितने हाइट्स में हमने ग्रेटनेस को अचीव किया है जब हमने ऐसे एक्सप्रेशंस लैंग्वेज के कन्वे कर पाए हैं हमारे पोएट्स। तो जब भी हम अपने किसी जनरेशन को देखते हैं तो हम उनकी राइटिंग्स, उनके बुक्स से उनको इवेल्युएट करते हैं। तो वही हमारी जनरेशन को सिविलाइज करती है, जितने अच्छे हमने टेक्स्ट लिखे जाते हैं। सो ये बिगिनिंग की क्लासेस में मुझे लगता है हम दोबारा से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, क्योंकि हमने शुरू की क्लासेस में क्लासिक वर्ड को अच्छे से समझा था कि क्लासिक वैसे तो एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज किया जाता है ना, क्लासिक मूवी। और हम जब क्लासिक वर्ड यूज करते हैं तो हम ये बताना चाहते हैं कोई चीज जो ऑर्डिनरी नहीं है, समथिंग ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, द बेस्ट, द फर्स्ट रैंक, है ना। सब ऐसी ऐसी चीज को हम क्लासिक कहते हैं जो जिसके अंदर एंड्योरिंग, जो हर हर माहौल में, हर युग में, हर एज में उतनी ही कन्विंसिंगली रिलेटेबल लगे,
उसको हम क्लासिक कहते हैं। सो दैट मीन्स जो हमने अभी बात की थी कि किसी चीज में ऑर्डर है, हार्मनी है, ब्यूटी है, तो वो समाज को और सिविलाइज करता है। तो जो क्लासिक लिटरेचर है उसमें ये सारी चीजें हैं। क्लासिक लिटरेचर विल बी अबाउट ब्यूटी, क्लासिक लिटरेचर विल बी अबाउट लिटरेरी टेस्ट, क्लासिक लिटरेचर विल बी अबाउट रिफाइनमेंट ऑफ सेंस। जो चीज आम लाइफ से जुड़ी क्रूड, मंडेन, बोरिंग हो गई, उससे बिल्कुल ऑपोजिट होगा, क्योंकि यहाँ तो रिफाइन किया जा रहा है ना। कुछ चीजों में रिस्ट्रेंट भी जरूरी होता है, बहुत ज्यादा हाई फ्लो नहीं होना चाहिए, कहीं कहीं रुकना, अंकुश भी होता है ना। क्लैरिटी भी होती है क्लासिक वर्क में, ऑर्डर भी होता है। बहुत सारे मायनों में ये एक शब्द में कितना कुछ समा गया है इस क्लासिक वर्ड में। बिकॉज आप आगे जाके जब हम लिटरेचर को पढ़ेंगे, आगे जाके मतलब सेकेंड ईयर में आप आगे इंग्लिश लिटरेचर को जब रीड करेंगे तो आप देखेंगे कि क्लासिक से बन गया एक नाउन क्लासिसिज्म। कुछ ऐसे राइटर्स हो गए जो बिल्कुल इनसे ऑपोजिट, मतलब क्लासिक वो वर्क्स हो गए जो रीजन और लॉजिक से चलते हैं। रूल बना दिए कि आपको 2 लाइंस में दोहा प्लेट लिखना है तो आप तीसरी लाइन में कुछ नहीं लिखेंगे, आपको बिल्कुल हूबहू वैसे ही लिखना है। ये क्लासिज्म हो गया। लेकिन फिर इंग्लिश लिटरेचर में इसका रिवोल्ट आया, उसको रोमांटिसिज्म कहते हैं। उन लोगों ने अपनी इमेजिनेशन यूज की, बिना किसी रूल्स के, बिना किसी लॉजिक के। ये बातें हम डेफिनेटली बाद में करेंगे। अभी तो हम क्लासिक और क्लासिकल वर्क, लिटरेचर, राइटर, इन सबको समझ रहे हैं। तो क्लासिकल राइटर जो है आ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपनी पर्सनल, अब कालिदास का वर्क हम देख रहे हैं तो कहीं पे ऐसा नहीं लग रहा कि वो अपनी पर्सनल इमोशंस और फीलिंग्स को पोर कर रहे हैं। सो व्हाट डज अ क्लासिकल राइटर डू? क्लासिकल राइटर इज ऑलवेज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कैसा होता है? जब आप अपना स्वयं साइड पे रखते हैं, सब्जेक्टिव आप नहीं होते हैं। यू आर लाइक एन ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव, एक ऐसा दृष्टिकोण जिसमें आपका अपना कोई पक्षपात नहीं है। देयर इज नो बायस, देयर इज नो पर्सनल प्रेजुडिस। ठीक है। आप जब कालिदास का वर्क पढ़ते हैं, अभिज्ञान शकुंतलम, आप होमर का वर्क पढ़ेंगे, ओडिसी, तो आप वहां पे होमर को, कालिदास को एज अ पर्सन नहीं वहां देख रहे। नो, आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो ओडिसी को, आप देख रहे हो दुष्यंत और शकुंतला को। So this is very important. A classical writer always tries, the only thing that he or she tries is to be to to have the work that is unclouded by his or her own personal bias. उसमें आपको वो कैरेक्टर नहीं दिख रहा जो लिख रहा है। You know, the writer is a character, but he is invisible there. राइट। तो व्हेन वी सी, हम क्योंकि देख रहे हैं क्लासिक टर्म को, तो वी सी दैट दिस इज समथिंग दैट हैज हार्मनी, that has control of language, that has the qualities of being restraining, supportive। बहुत ज्यादा हाई सबलाइम शब्द हमने किया था। सबलाइम के लिए हम और बहुत सारे पर्यायवाची, बहुत सारे सिनोनिम्स लगा सकते हैं, जैसे कि नोबल, गहरा, गहन, जिसके लिए हम प्रोफाउंड थॉट्स हैं, रिफाइंड हैं, वो लॉफ्टी फीलिंग्स हैं, बहुत हाई आइडियल्स हैं, मॉरल वैल्यूज हैं। ये सब कुछ एक क्लासिकल राइटर का दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने वर्क में इन सबको कन्विंसिंगली इंजेक्ट करे। तो जब हम ग्रेट क्लासिकल वर्क्स की बात करते हैं तो जितना कुछ आपको सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, होमर की बात कीजिए, चाहे आप उस पेपर में कालिदास की बात कीजिए, ये वो राइटर्स हैं जिन्होंने क्लासिकल वर्क्स प्रोड्यूस किए। क्योंकि ये, अच्छा, अब हमने कहा, अभी जो हमने डेफिनेशन दे दी क्लासिक की, हमने ये भी समझा जहां से मैंने लेक्चर बिगिन किया था कि एक इंसान, एक मनुष्य की जो क्षमताएं हैं, जो एक पावर है जो वो अपनी स्पिरिट में महसूस करता या करती है,
लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट ये है उस इंसान की हताशा, उसकी डिसअपॉइंटमेंट, जब उसको ये पता चलता है कि ये पावर एक ऐसी पावर जिसकी एक लिमिट है, उसको हारना भी पड़ता है जब उसके सामने सुपर पावर्स आती हैं। लेकिन जो कमाल की बात है बच्चों, वो ये है, हारने के बाद भी वो मजबूर विक्टिम नहीं है, एक ऐसा हेल्पलेस विक्टिम नहीं है जो हताश है। वो क्या है, और भी ज्यादा कन्फ्रंट कर रहा है बहादुरी के साथ, ब्रेवरी के साथ। और वो जो पढ़ता है, जो रीडर है, जो ऑडियंस है, जो देख रहा है उसको, वो सब उतने ही इक्वली इंस्पायर्ड होते हैं ऐसे कैरेक्टर से। दैट मेक्स द पर्सन, द कैरेक्टर यूनिक एंड मेमोरेबल। ये पहला फीचर था जो मैंने तुम लोगों को, ट्रेट था जो मैंने तुम्हें बताया था कि एक क्लासिकल वर्क में हमेशा मेमोरेबल प्रोटैगनिस्ट होता है। तो वो यादगार कैसे होता है? यादगार है वो क्योंकि उसमें हार मानने वाली क्षमता नहीं है। हारने के बाद भी वो ब्रेवरी से ही और शी इज कन्फ्रंटिंग, इनकाउंटर कर रही है वो उन सब ताकतों को जो उसको हराने की कोशिश भी कर रहे हैं और उसको हरा भी रहे हैं। अब हम जब ग्रीक क्लासिक्स को अप्रोच करेंगे, जैसे ओडिसी जो एपिक है हम उसको पढ़ेंगे, या इडिपस रेक्स आगे चल के सेकेंड यूनिट है हमारे पास तो हम क्या देख रहे हैं? हमारे सामने एक ऐसा मनुष्य है, एक ऐसी सिचुएशन है, हालात हैं उस इंसान के जिसको कम चॉइस मिली है। उसको सिर्फ इसलिए नहीं स्ट्रगल करनी, फाइट करनी कि उसको जीतना है या वो हार जाएगा, वो मतलब उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, जब उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है तो वो इस चीज को से वेवर नहीं करता, डगमगाता नहीं है। वो देयर इज दिस कर्म, जो एक्शन में बिलीफ है, नो स्ट्रगल में जो बिलीफ है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज तुम सबको लर्न करनी पड़ेगी, जो मतलब लर्न मेरा मतलब आंसर में लिखने के लिए नहीं, समझ के लिए, कि हम क्लासिकल वर्क्स क्यों पढ़ते हैं। हम क्लासिकल वर्क्स इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग जिसको उस क्लासिकल वर्क में दिखाया गया है कि वो तो निरंतर हार रहा है, वो तो स्ट्रगल पे स्ट्रगल ही सह रहा है, कोई स्ट्रगल खत्म ही नहीं हो रही। even then the human being, the person, the struggling person, even then what does he get? He or she gains the nobility, the worth, the dignity. आई होप ये तीनों टर्म्स तुम सबको क्लियर होंगी। नोबिलिटी, वर्थ योग्यता, और डिग्निटी जो शान है। शान इस चीज में नहीं है कि आपके पास यश, पैसा, सब कुछ है। डिग्निटी इस चीज में है कि आप किसी काम को, किसी कर्म को छोटा बड़ा नहीं मानते। यू नो दीज थिंग्स, ये वैल्यूज जो होती है ना, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो शायद लिटरेरी वर्क्स, स्पेशली क्लासिकल वर्क्स को पढ़कर माइंड्स में इंजेक्ट होती हैं। तो ये कोई सोशल चेंज तो नहीं ला सकते, जैसे आज की जो हम समकालीन राइटिंग्स को देखते हैं, मूवीज देखते हैं, तो कुछ ऐसे मीडियम्स बन जाते हैं सोशल चेंज के। लेकिन ये एपिक्स या क्लासिकल जो वर्क्स हैं, वो बेसिक चीज बन जाते हैं जिनसे कि हमारे अंदर नोबल वैल्यूज क्रिएट होती हैं, जो कि इंसान को, चाहे वो कितना ज्यादा संघर्ष कर रहा है, कितना ज्यादा हेल्पलेस है, लेकिन उसका एक स्पेशल स्टेचर है इन द होल पैटर्न ऑफ यूनिवर्स, जहाँ पे बहुत सारे और क्रीचर्स भी हैं। So this I hope has clear the points that I have been making from the very beginning of this course, जब से हम क्लासिक या क्लासिकल वर्क्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने बार बार इस चीज को समझ लिया है कि बहुत ज्यादा फॉल्स ग्रेटिफिकेशन नहीं हो रही इस बात की कि इंसान जो है देखो कितना सुपर पावर में है और हमेशा जीतता है अनसीन पावर से। नहीं, एलीवे किसी चीज को इग्नोर करने की बात नहीं है कि आंखें बंद कर लो और बुराई नहीं है। बुराई है, सिस्टम में बुराई है, लेकिन आपका काम क्या है? उसको इनकाउंटर करना, रिजल्ट पे और बाकी चीजों पे फोकस नहीं। और एपिक्स में ये दिखाया जाता है कि आपको
या क्लासिकल वर्क्स में ये दिखाया जाता है कि आपको करेजियस मैन को रिप्रेजेंट करना है, ब्रेव मैन को रिप्रेजेंट करना है, लेकिन ट्रूथफुली, कोई झूठ मूठ की चीजें नहीं उसमें होनी चाहिए। और वो चाहे लूज कर रहा है बैटल को, बट द पर्सन इज फाइटिंग वेरी हार्ड। हियर लाइज, ये स्ट्रगल में, इस फाइट में ही क्या रहता है, हियर लाइज दिस डिग्निटी, नोबिलिटी, वर्थ। कि आप, एक तो होता है ना कि चलो जी मैं तो हार ही गया तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, एक स्टोइक एक्सेप्टेंस होती है हार की, नहीं। आप करेजियस, बहादुरी से आप कह रहे हो कि मेरे में जितनी क्षमता है उसकी लास्ट पॉइंट तक मुझे रेजिस्ट करना है, चाहे मैं खुद की हार को देख रहा हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी सी, स्पेशली इन दिस सेकेंड पेपर, जो मैं ये सारी बातें आपसे कर रही हूँ, जो डिग्निटी और नोबिलिटी की बात हो रही है स्ट्रगल के बाद भी, ये हम सेकेंड पेपर को जब हम रीड करेंगे, लॉस्ट द कनेक्शन, आई डोंट नो, मेरी आवाज आ रही थी बच्चों तुम लोगों को? ओके ओके अंशु। ओके, एनीथिंग एल्स? मैं, आई एम कंक्लूडिंग माय लेक्चर टुडे हियर ओनली। कल हम जब सुबह मॉर्निंग में क्लास मीट करूंगी मैं, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, इंट्रोड्यूस करूंगी मैं ट्रोजन वॉर, राइट? और हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे कल। फिर वील बिगिन, जो मैं कह रही थी ना कि हम फर्स्ट पेपर को फर्स्ट क्लास में ही मीट करेंगे, कल का दिन नहीं करेंगे, कल हम अभी इसको और इंट्रोड्यूस करेंगे, बिकॉज अभी ट्रोजन वॉर भी समझाना आपको क्या है वो, फिर हम इस एपिक को अप्रोच करेंगे। इतना सब कुछ इसेंशियल है। ठीक है बच्चों, अगर कोई क्वेरी है तो तुम बता, पूछ सकते हो। मैम, जो आज आपने ये सारा बताया है, ये अगर क्वेश्चन आ गया कि आप एपिक के बारे में बताओ, तो ये हमें क्लासिकल वर्क भी डिफाइन करना पड़ेगा। क्लासिकल वर्क तो पीयूष बेटे बताना ही चाहिए आपको, कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे आपको अभिज्ञान शकुंतलम आए, मैंने तब भी आपको बताया था कि क्लासिकल वर्ड, क्योंकि आपके पेपर का नाम ही क्लासिकल है ना, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। तो यस मैम। मैं इतना इतना डिटेल में मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ, मैं बार बार कह रही हूँ तुम लोगों को कि मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार नहीं कर रही हूँ तुम लोगों को, आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग माई स्टूडेंट्स, कि आपको पता होना चाहिए एज अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर। हम बहुत डिटेल में पढ़